हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। आज हम अपने स्कूप के एपिसोड 11 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत लैंडमार्क रहा है फॉर द माइलस्टोन्स दैट इट हैज गिवन अस। ये केस रिजर्वेशन के बारे में, क्रीमी लेयर के बारे में, सीलिंग के बारे में और रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रख्यात बातें करता है और ये इसीलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है आज तक भी। मैं बात कर रही हूँ इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के केस के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में मुझसे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था। लेट अस सी कि इस केस का बैकग्राउंड क्या था। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये केस की शुरुआत कहाँ से हुई, और इसीलिए इस शुरुआत की वजह से इस केस का एक और नाम भी है। केस को अक्सर मंडल केस नाम से भी जाना जाता है। अब ये मंडल केस नाम से क्यों जाना जाता है और क्या डिटेल्स है इस केस की, फटाफट से देखते हैं। एक मंडल कमीशन का गठन किया गया, उससे रिकमेंडेशंस और रिपोर्ट मांगी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1979 में। और इस कमीशन को हेड करने वाले व्यक्ति थे बीपी मंडल साहब, जिनके नाम से कमीशन का नाम भी रखा गया। इनसे एक रिपोर्ट मांगी गई थी टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज SEBCs, एंड रेकमेंड मेजर्स फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन है और उनका अपलिफ्टमेंट हम किस तरीके से करें, इसके लिए भी एक मार्गदर्शन कीजिए अपनी रिपोर्ट के द्वारा। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1980 में और रेकमेंड करते हुए कहा कि कम से कम 27% रिजर्वेशन तो हमें देना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। तो इन्होंने 27% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन देते हुए कहा कि गवर्नमेंट जॉब में डायरेक्ट एंट्रीज के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अदर बैकवर्ड क्लासेस को आप क्या दीजिए, 27% रिजर्वेशन दीजिए। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। बहुत लंबे समय तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, फिर फाइनली वीपी सिंह साहब की सरकार आई 1990 में और इस सरकार ने इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। लेकिन जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हुआ, बहुत ही ऑब्वियस बात थी, जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है कानूनी तौर पर, उस बदलाव को बहुत ज्यादा आपका एक तरीके से डिस्करेज किया जाता है या उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध बहुत सारी बातें होती है। इसके विरुद्ध भी बहुत सारी बातें हुई। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जैसे एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया 27% रिजर्वेशन देने के लिए सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, संपूर्ण पब्लिक लग गई इस चीज को चुनौती देने में और इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करने में। जनता सड़कों पर निकल करके आ गई, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, कहीं पर लिखा है मंडल इज बंडल एंड आपका ये रिपोर्ट जो है ये वापस ले लीजिए। बहुत सारी इस तरीके की बातें करी गई, बहुत क्रिटिसाइज किया गया इस पूरी रिपोर्ट को। फिर पब्लिक आउटक्राई ट्रिगर हो गया, पब्लिक सड़कों पर आ गए और उन्हीं में से एक, बहुत सारे लिटिगेशन बढ़ गए, उन्हीं में से एक लिटिगेशन था इंदिरा साहनी एंड अदर्स का भी। यहाँ पर अब फाइनली इस केस में क्या डेवलपमेंट्स हुए हम आगे देखते हैं। दिस केस वाज रेफर्ड, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मसले उठाए गए। यहाँ पर इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इन जैसी बातों को जब उछाला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इस मसले को हम एक लार्जर बेंच को भेजेंगे और उस बेंच के द्वारा ही हम इसका फैसला करवाएंगे। फाइनली 9 जजेस बेंच का गठन किया गया और उस 9 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आपका 1992 का ये लैंडमार्क जजमेंट दिया। देखते हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले इश्यूज क्या क्या थे। देखिए, रिजर्वेशन की बात थी, सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात थी, रिजर्वेशन इन द रिक्रूटमेंट्स की बात हो रही थी, तो आर्टिकल 16 से रिलेटेड सारा मैटर हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब बेसिकली मसला आया कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 4 का एक स्कोप क्या है और इसको बैलेंस कैसे किया जाए। सबसे पहले तो हाउ शुड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 दैट इज रिजर्वेशंस बी बैलेंस्ड विद आर्टिकल 16 क्लॉज 1 दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 16 क्लॉज 1 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है अपॉइंटमेंट में, रिक्रूटमेंट में, और आपका 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन देने की बात करता है। सबसे पहले इन दोनों में किस तरीके से हम बैलेंस स्ट्राइक करें, ये सवाल उठ करके आया। एंड स्पेशल प्रोविजंस कार्व्ड आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर 16 क्लॉज 4 सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। दूसरा सवाल और बहुत मुख्य सवाल ये था कि यदि 16 क्लॉज 4 जो कि एक एनेबलिंग प्रोविजन है, सरकार को एनेबल करता है कि वो एजुकेशनली, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन के प्रावधान बना सके, क्या उन प्रावधानों को, उन बनाए हुए स्पेशल प्रोविजंस को चैलेंज किया जा सकता है, क्या उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगला जो आपका इशू था वो था डेफिनेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अब एक बहुत बड़ा सवाल था, शेड्यूल्ड कास्ट हम जानते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हम जानते हैं, बैकवर्ड क्लासेस क्या है, किसको बैकवर्ड माना जाएगा, किन परिस्थितियों में किसी को बैकवर्ड माना जाएगा। इज कास्ट अलोन अ सफिशिएंट और परमिसिबल क्राइटेरिया टू क्लासिफाई अ बैकवर्ड क्लास। क्योंकि इंदिरा साहनी केस में जो मेजर चैलेंज था वो यही था कि
जातिगत आधार पर आपने किसी को बैकवर्ड क्लासेस बनाया है, जो कि गलत है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का इंक्रोचमेंट है। आप जातिगत आधार पर सिर्फ रिजर्वेशन नहीं दे सकते। एम आर बालाजी के केस में ऑलरेडी, एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में ऑलरेडी ये कहा जा चुका था कि कम्युनल लाइंस पे, चंपकम दोराइराजन के केस में कहा जा चुका था कि आप कम्युनल लाइंस के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में कहा जा चुका था कि आपको अगर बैकवर्डनेस देखनी है तो दैट सोलली कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट कैन नॉट बी द सोल फैक्टर फॉर डिसाइडिंग वेदर अ पर्सन इज बैकवर्ड और नॉट। साथ ही में बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड का जो कैटेगराइजेशन था उसको भी उस केस में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर सारे मसले निकल करके आ गए वापस से कि भाई आखिरकार बैकवर्ड है क्या। नाउ व्हाट अदर क्राइटेरिया, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक शुड बी कंसिडर्ड। दूसरी बात, जब आप बैकवर्ड कौन है ये पहचान कर रहे हैं तो, या क्लासिफाई कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं इनका, तो क्या क्या और ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, ऐसे क्या और तत्व होने चाहिए जिनको हम ध्यान में रखें। तो एक तत्व था कि भाई सामाजिक तत्व है ना, शैक्षिक बात चीजें, आर्थिक मसले, क्या इन चीजों को भी ध्यान में रखना है हमें, ये देखते हुए कि कौन व्यक्ति बैकवर्ड है, कौन व्यक्ति बैकवर्ड नहीं है। और आखिरी था, शुड देयर बी एक्सक्लूजन विद इन बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज क्रीमी लेयर, कि क्या हमें बैकवर्ड क्लासेस के अंदर किसी को क्रीमी लेयर के तौर पर हटा देना चाहिए और उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए रिजर्वेशन की पॉलिसी से। फिर उसके बाद में अगला सवाल था सीलिंग से रिलेटेड, सीलिंग ऑन रिजर्वेशन, यानी कि एक्सटेंट कितना होगा, रिजर्वेशन कितना दिया जा सकता है, क्या विस्तार होगा रिजर्वेशन का, किस हद तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है, कैन रिजर्वेशन एक्सीड अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ अवेलेबल पोजीशन, की जितनी पोजीशन अवेलेबल है उनका एक सर्टेन प्रपोर्शन के बियॉन्ड भी रिजर्वेशन जा सकता है क्या। एम आर बालाजी के केस में 50% का ऑलरेडी सीलिंग लगाया जा चुका था। तो यहां पर यही सवाल उठा कि पहला, क्या 50% की सीलिंग सही है अपने आप में। दूसरा, क्या कुछ परिस्थितियों में इस 50% की सीलिंग के बियॉन्ड हम जा सकते हैं, क्या हम उसका उल्लंघन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में था व्हाट शुड द मैक्सिमम कैप ऑफ रिजर्वेशन बी, कि भाई अगर मैक्सिमम कैप है तो क्या होनी चाहिए, जो 50% की बात हुई है क्या वही सही है या उससे उसको बदला जाना चाहिए। फिर उसके बाद में वेदर देयर कैन बी एक्सेप्शनल केसेस, जहां पर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस हो सकते हैं जहां पर हम इस कैप को थोड़ा सा ब्रीच कर सकते हैं या उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। फिर उसके बाद में रिजर्वेशन इन प्रमोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला, क्या 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन प्रमोशंस में भी देने की बात करता है। देखिए 16 क्लॉज 4 की यदि तुम लैंग्वेज देखो तो वहां पर प्रमोशन का डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ इंटरप्रिटेशन की बात हुई कि क्या रिजर्वेशन प्रमोशन में भी किया जाना चाहिए या सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन देना ही काफी होगा। अगर प्रमोशंस में अलाउड है तो किन कंडीशंस में, किन शर्तों पर अलाउड है रिजर्वेशन देना प्रमोशंस के समय पर। और आखिरी, जुडिशियल रिव्यू एंड लिमिट्स ऑफ स्टेट पावर, इवन आफ्टर द स्टेट इज अलाउड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस, टू व्हाट एक्सटेंट कैन द कोर्ट एग्जामिन और स्ट्राइक डाउन सच स्पेशल प्रोविजंस, कि भाई आपको 16 क्लॉज 4 में स्पेशल प्रावधान बनाने की परमिशन है, ठीक है, पावर है आपको, बट क्या हम उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। दूसरी बात, किस हद तक जुडिशियल रिव्यू किया सकता है, किस हद तक उन प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन कर सकता है कोर्ट। फिर व्हाट आर द परमिसिबल ग्राउंड्स फॉर स्ट्राइकिंग डाउन द रिजर्वेशन, एग्जांपल वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, आर्बिट्रेरीनेस, क्या आधार होने चाहिए इस तरह के प्रावधानों को स्ट्राइक डाउन करने के लिए, ये भी यहाँ पर सवाल उठे। तो अब देखते हैं कि जजमेंट क्या आया। जजमेंट पे चले उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जुडिशरी गोल्ड लॉन्च कर रहा है अपनी बेरैक्स स्पेशली डिजाइंड एंड क्यूरेटेड फॉर योर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस, क्योंकि एआईबीई के एग्जाम्स के लिए आपको स्पेसिफिक तरह की बेरैक्स चाहिए होती है जिनमें कमेंट्रीज ना हो, जिनके अंदर टिप्पणियां ना हो, जिनके अंदर विवरण ना हो, जिनके अंदर विस्तार ना किया गया प्रावधानों का। तो बेसिकली आपको सिर्फ सेक्शन टू सेक्शन जो है धाराएं सिर्फ आपको चाहिए होती है बेरैक्स के लिए। एआईबी की इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम आपके लिए बेरैक्स, आपके लिए गाइड ला चुके हैं। ये गाइड्स अब आपको अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। सो इफ यू वांट टू बाय देम, हम एआईबी रेडी रेकनर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू हैव देम फॉर योर अपकमिंग एआईबी एग्जामिनेशंस, आप लोग हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दी जाएंगी इन रेकनर्स में, और साथ में किस तरीके से ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपको इन्हें खरीदना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ
मूविंग ऑन टू द जजमेंट, अब हम आते हैं इस पूरे केस के फैसले के ऊपर, जो एक इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट, इतने डिस्प्यूट और इतने रिवोल्ट के बाद आया फाइनली। यहाँ पर 16 नवंबर 1992 यानी कि 16 नवंबर 1992 को एक 9 जजेस बेंच जिसका गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वयं, उसने एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर करते हुए कुछ बातें कही। सबसे पहली बात, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वाज अपहेल्ड टू एन एक्सटेंट, यानी कि जो रिजर्वेशन 27% का रिजर्वेशन बीपी मंडल साहब के कमीशन ने, मंडल कमीशन ने दिया था, उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक तौर पे वैध मानते हुए अपहोल्ड कर लिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इट वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब रिक्रूटमेंट्स में क्या होगा, ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, 27% तक का रिजर्वेशन देना, या 27% रिजर्वेशन देना एकदम वैध बात है, एकदम सही चीज है जो बीपी मंडल कमीशन ने करी है। उसके बाद में it held that that caste can be acceptable indicator of social backwardness but cannot be the sole criteria। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, जाति को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह के परिवेश में भारत रहा है, जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर थी ये डिसाइड करने में कि आप किस तबके में रहेंगे, आपका स्तर क्या होगा सामाजिक तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर जाति को ना आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमने 16 क्लॉज 2 में लिख दिया है कि जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो अब हम जाति को कंसिडर ही नहीं करेंगे। जाति आपको कंसिडर तो करनी पड़ेगी। कारण ये है कि हमारा समाज जो है वो कुछ इस तरह का रहा है कि जाति के आधार पर व्यक्ति का भविष्य डिसाइड हो रहा था, या व्यक्ति का वर्तमान डिसाइड हो रहा था, उसका सोशल स्टेटस, उसका सामाजिक जो स्तर है वो डिसाइड हो रहा था। इसीलिए हम कास्ट के एलिमेंट को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करेंगे, बट ऐसा भी नहीं कर सकते कि जाति को एकमात्र क्राइटेरिया बना ले हम ये तय करने के लिए कि क्या इस व्यक्ति को बैकवर्ड माना जाना है, पिछड़ा हुआ माना जाना है या नहीं। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि ये सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता, दिस कैन बी वन ऑफ दी कंडीशंस। ठीक है, ये वन ऑफ दी एलिमेंट्स हो सकता है, बट दिस कैन नॉट बी द सोल एलिमेंट फॉर डिसाइडिंग कि कौन बैकवर्ड है। स्टेट को दूसरे फैक्टर्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे, जैसे कि सोशल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, दैट इज मल्टीपल फैक्टर टेस्ट होना चाहिए, एक मल्टी फैक्टर टेस्ट हो। उस टेस्ट के आधार पर आप तय कीजिए कि कौन पिछड़े वर्ग का है और कौन पिछड़े वर्ग का नहीं है। साथ में क्रीमी लेयर डॉक्ट्राइन यहाँ पर इसकी रचना की गई, और इसीलिए ये बहुत लैंडमार्क है। क्रीमी लेयर शब्द जो है हमें यहाँ से मिला, और क्रीमी लेयर डॉक्ट्रिन को यहाँ पर ले डाउन किया गया। बेसिकली क्रीमी लेयर डॉक्ट्रिन क्या कहती है? द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर व्हिच रेफर्स टू द मोर एडवांस्ड और अफ्लुएंट मेंबर्स विद इन द बैकवर्ड क्लास हु शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि कोई तबका है जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है, या अदर बैकवर्ड कास्ट में क्लासेस में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस तबके के अंदर यदि कुछ लोग हैं जो पिछड़े हुए नहीं है, जो बेटर ऑफ है, ठीक है, जो कि ज्यादा एडवांस, ज्यादा अफ्लुएंट है, आप उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मत दीजिए। क्योंकि अंततः होगा क्या कि जो ज्यादा वेल ऑफ है वो रिजर्वेशन का फायदा ज्यादा बेहतर तरीके से ले लेंगे, और जिनको वास्तविकता में रिजर्वेशन की आवश्यकता है उन तक रिजर्वेशन पेनिट्रेट होकर के पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए क्रीमी लेयर को अलग करो। जिनको आप क्रीमी लेयर कहोगे वो है कौन? वो बेसिकली ओबीसी से क्लास के अंदर, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर क्या है, थोड़े ज्यादा सशक्त लोग हैं, थोड़े ज्यादा सक्षम सामर्थ्य लोग हैं, उनको हम अलग कर देंगे, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एडवांस्ड सेक्शन था बैकवर्ड क्लासेस के अंदर। ठीक है, कि अगर ये पूरी बैकवर्ड क्लास है तो इसके अंदर ये एक समूह लोगों का जो क्या है, जो थोड़ा ज्यादा बेहतर है, ठीक है, जिसके पास पैसा ठीक है, जो सामाजिक तौर पर ठीक है, आर्थिक तौर पर वेल ऑफ है, उन सबको आप रिजर्वेशन ना दो, क्या बुलाते हुए? क्रीमी लेयर बुलाते हुए। ठीक है, ताकि जो ये जो बचा हुआ तबका है ना, जिसको वास्तविकता में आवश्यकता रिजर्वेशन की, वो रिजर्वेशन का सही फायदा उठा पाए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, दिस एंश्योर्स दैट द रिजर्वेशन बेनिफिट्स आर टारगेटेड टू दोज हु ट्रूली नीड अपलिफ्टमेंट रादर देन टू रिलेटिवली वेल ऑफ पर्संस विद इन द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो वही बात जो मैंने आपको समझाई वही यहाँ लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। अब डिस्कशन था 50% की कैप, कि भाई क्या कोई सीमा होनी चाहिए, क्या कोई सीलिंग होनी चाहिए रिजर्वेशन के ऊपर। दूसरा, यदि होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, और क्या उस सीलिंग को हम किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थिति में थोड़ा सा एनक्रोच कर सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 शुड ऑर्डिनरली नॉट एक्सीड 50%। अब शब्द देखिएगा यहाँ पर, ऑर्डिनरली यानी कि अमूमन तौर पे, ठीक है, साधारण तौर पे 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी हो सकता है। ठीक है, एक बात हम यहां से इन्फर कर सकते हैं। खैर,
कोर्ट ने कहा कि 16 क्लॉज 4 में आमूमन तौर पे साधारण तौर पे दिया हुआ रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स है उसका 50% से ज्यादा आप नहीं देंगे। 50% कैप इज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द अफर्मेटिव एक्शंस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी और मेरिट। कोर्ट का कहना था कि ये 50% की जो सीलिंग हम लगा रहे हैं वो किसको बैलेंस करने के लिए है, वो लोगों के लिए जो स्टेट अफर्मेटिव एक्शन, जो अच्छे एक्शन लेना चाहता है, वेलफेयर करने के लिए जो एक्शन लेना चाहता है, उन एक्शंस और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी या प्रिंसिपल ऑफ मेरिट जो है, यानी कि ऐसा भी ना हो कि आप भला करने के चक्कर में पिछड़े वर्ग का उन लोगों को जो मेरिटोरियस है, जो आज अच्छी स्थिति में है, आज आप उनको इतना पीछे छोड़ दें या आप उनको आज इतना वंचित कर दें नौकरियों से या शिक्षा से कि कल को वो पिछड़ा वर्ग हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। एंड देयर फॉर द 50% सीलिंग की अगर सीलिंग होगी ना तो क्या होगा, दोनों को मौका मिल पाएगा। जो पिछड़े वर्ग है उनको भी एक मौका मिल पाएगा सशक्त होने का, और जो वर्ग पिछड़े हुए नहीं है, जो ठीक है, जो मेरिटोरियस है, उनको भी अपना मेरिट के भरोसे आगे आने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। However, the court allowed that in extraordinary circumstances the ceiling might be breached, but such exceptions must be justified। क्योंकि यहाँ शब्द क्या था, ऑर्डिनरली, साधारण तौर पे। तो असाधारण परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, आप इस 50% की सीलिंग को ब्रीच कर सकते हैं, लेकिन ये असमान परिस्थितियां, ये असाधारण परिस्थितियां क्या, ये एक्सेप्शंस क्या है, ये आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे इस एक्शन को लेने से पहले। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला, क्या प्रमोशन सिर्फ रिक्रूटमेंट लेवल पे, अपॉइंटमेंट लेवल पर होना चाहिए, या फिर हम रिजर्वेशन आपको कहां दे सकते हैं, प्रमोशन में भी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जहां तक बात है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप रिजर्वेशन मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हम आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को पढ़े तो उसकी प्लेन साधारण भाषा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन की ओर इशारा करती है, प्रमोशंस में रिजर्वेशन की ओर इशारा करती ही नहीं है दूर दूर तक। और जब वो इशारा ही नहीं कर रही है रिजर्वेशन देने की प्रमोशन में, तो हम यहाँ इंटरप्रेट भी कैसे करें, है ना, हम उसका निर्वचन कर कैसे सकते हैं जो बात लिखी हुई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए 16 क्लॉज 4 की यदि हम बात करें तो देयर इज नथिंग दैट इंडिकेट्स रिजर्वेशन टू बी गिवन इन प्रमोशंस, इट ओनली स्पीक्स ऑफ रिजर्वेशन टू बी गिवन ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट और एट द इनिशियल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो वो तो हम दे रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन को यहां पर मना कर दिया गया। देयरफॉर रिजर्वेशंस वर नॉट गारंटीड। प्रमोशन के समय पर 1992 के जजमेंट ने रिजर्वेशंस गारंटी नहीं किए, लेकिन पहले से रिजर्वेशंस चल रहे थे प्रमोशंस में। ठीक है, तो उसको ट्रांजिशनल तौर पे कोर्ट ने कहा कि अभी जिन जगह पे चल रहे हैं उनको हम कुछ समय के लिए चलने देते हैं ट्रांजिशनल तौर पे, फिर इनको डिसकंटिन्यू कर देंगे। लेकिन यदि अगर स्टेट चाहे, अगर लेजिस्लेचर चाहे, तो लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव एक्शंस के थ्रू प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें प्रॉब्लम नहीं है प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से, हमें इस बात से मसला नहीं है कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 16 क्लॉज 4 जो है, 16 क्लॉज 4 जो है, वो कहीं से कहीं तक भी प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात नहीं करता। इसीलिए हम उसको इंटरप्रेट करते हुए प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं डाल सकते। यदि लगे सब पार्लियामेंट को तो वो संवैधानिक संशोधन करके ऐसा कर सकता है। ठीक है, ये एक ओपन लूप छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर हुआ भी क्या कि इस जजमेंट के बाद में आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जोड़ा गया, है ना, और वहां पर लिखा गया कि रिजर्वेशन मिलेगा प्रमोशन के अंदर भी। चलिए, बट बहरहाल इस जजमेंट ने आपको ऐसा कोई रिलीफ नहीं दिया। फिर आते हैं आगे की बात पे, जुडिशियल रिव्यू एंड स्टैंडर्ड्स की बात पे। द कोर्ट अफर्म दैट लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फॉर रिजर्वेशन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यानी कि अगर लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, रिजर्वेशन दे रहा है प्रमोशन में, या किसी भी तरीके से रिजर्वेशन दे रहा है, या एग्जीक्यूटिव अगर रिजर्वेशन दे रही है, स्पेशल प्रावधान बना रही है 16 क्लॉज 4 के तहत, तो ये सब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे और इन सबका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। कोर्ट कैन एग्जामिन वेदर द स्कीम इज आर्बिट्ररी, वेदर द बैकवर्डनेस इज प्रॉपरली आइडेंटिफाइड और नॉट, वेदर द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इज प्रिजर्व्ड और नॉट, एंड ऐसे बहुत सारे मसले जितने भी थे, सुप्रीम कोर्ट हर एक बात का क्या कर सकता है, हर एक
बात को चेक कर सकता है, हर एक बात का रिव्यू कर सकता है। द स्टेट मस्ट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। आप वर्गीकरण जब भी करेंगे, आपने किस आधार पर वर्गीकरण किया है ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मस्ट इंश्योर पीरियोडिक रिव्यू, आपको समय समय पर रिव्यू करने पड़ेंगे। एंड अवॉइड मेकिंग रिजर्वेशंस ओपन एंडेड और परपेचुअल विदाउट जस्टिफिकेशन। बिना जस्टिफिकेशन के ओपन एंडेड रिजर्वेशन नहीं देना है, परपेचुअल रिजर्वेशन नहीं देना है ना, कि भाई दे दिया एक बार रिजर्वेशन और वो शाश्वतता के लिए चल रहा है, ऐसा काम नहीं करना है अनलेस आपके पास में सही कारण हो। अदर एंसिलरी प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्शंस आर आल्सो गिवन। 11 इंडिकेटर्स बताए गए इस केस के अंदर जो कि नॉन एग्जॉस्टिव थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो हम 11 प्रिंसिपल्स बता रहे हैं लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है, आप इसके अलावा और भी चीजों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दैट कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग बैकवर्डनेस, कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग कौन है या कौन पिछड़े हुए लोग हैं, तो उसको समझने के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, ये सारी तरह की बैकवर्डनेस, ये सारी तरीके की पोजीशनिंग, इनकी सारी परिस्थितियां आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और ऐसे 11 फैक्टर्स बताए गए। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, इन 11 बातों पे खत्म नहीं होती है। समय समय पर आप इसमें और भी चीजों को जोड़ सकते हैं जरूरत अनुसार। इट एम्फेसाइज दैट क्लासिफिकेशन मस्ट नॉट बी ओवरबोर्ड, ओवर ब्रॉड एंड और आर्बिट्ररी। तो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। एस जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो विवेकाधीन होना चाहिए, वो समझदारी के साथ किया होना चाहिए, वो न्याय युक्त होना चाहिए और वो रीजनेबल होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। ठीक है। इट डायरेक्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी व्हिच लेटर बिकेम द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू एग्जामिन द क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन। साथ ही में एक हिदायत दी गई और कहा गया कि एक परमानेंट बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश किया जाए, और उसी बॉडी को आज हम क्या बोल रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बोल करके रेफर कर रहे हैं। तो एक कमीशन की मांग करी गई कि एक ऐसा बॉडी, एक ऐसी इकाई का स्थापना करी जाए जिसका काम क्या होगा, बैकवर्ड क्लासेस की परिस्थितियों को एग्जामिन करना, और जो स्कीम्स और पॉलिसीज, जो नीतियां उनके लिए बन रही है, वो नीतियां सही से प्रवृत्त की जा रही है, इंप्लीमेंट की जा रही है, नहीं की जा रही है, इस बात को सुपरवाइज करना। फिर साथ ही में the court also discussed the sub classification within the backward classes, so that differences among backward caste can be recognized, though it limited this doctrine to OBCs in the judgment, not SC/STs। अब मैंने एक बात शुरू में कही थी कि एम आर बालाजी के केस में एक सवाल उठा था कि क्या बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड का सब कैटेगराइजेशन इन विद इन दी ओबीसी कैटेगरी वैलिड है या नहीं है। एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में इस बात को खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, बैकवर्ड के अंदर मोर बैकवर्ड सब कैटेगराइजेशन सही नहीं है, लेकिन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसको वैध मान लिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बैकवर्ड के अंदर मोर बैकवर्ड का कैटेगराइजेशन कर सकते हो, ये वैध है। बट एससी और एससी एसटी कैटेगरी में इस तरीके के और सब कैटेगराइजेशन को मना कर दिया गया, जिसको पिछले साल कोर्ट ने डिसाइड किया। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन देते हुए कहा कि नहीं, आप एससी एसटी कैटेगरी में भी क्या कर सकते हैं, आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। दलविंदर सिंह का केस है, जिसको नहीं अंदाजा इस बात का, यूट्यूब के ऊपर हमारा सेशन भी है, मैंने ही सेशन लिया है, आप वो देख सकते हैं, वरना आप मुझे बता सकते हैं, आगे मैं फिर से स्कूप में इसके ऊपर एक डिटेल सेशन लेकर के आ जाऊंगी। द जजमेंट प्लेस, अब जानते हैं कि क्यों ये जजमेंट इतना सिग्निफिकेंट है। देखिए, एक मच क्रिटिसाइज्ड रिपोर्ट के बाद ये जजमेंट आया, सबसे पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, ये जजमेंट जब आया तो 9 जजेस की बेंच का गठन किया गया, 6 जजेस फेवर में थे, 3 जजेस डिसेंट कर रहे थे, उसके बावजूद भी ये जजमेंट आया भारी बहुमत के साथ में। और इस जजमेंट ने ऐसा नहीं किया कि सबको सेटिस्फाई कर दिया या सभी को निराश कर दिया, बट फिर भी मेजोरिटी जो थी वो कहीं ना कहीं खुश थी इस जजमेंट से। द जजमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इवन टुडे, दो इट वाज क्रिटिसाइज्ड एट टाइम्स, क्योंकि इस जजमेंट के बाद बहुत सारे और मेजर्स लिए गए। सबसे पहले 50% की सीलिंग बताई गई। ठीक है। ओबीसी के अंदर आपका क्रीमी लेयर की डॉक्ट्रिन दी गई, जो कि बहुत कारगर साबित हुई। मोर बैकवर्ड का कैटेगराइजेशन आपको बताया गया। भाई, जो मोर बैकवर्ड क्लासेस का कैटेगराइजेशन हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं एससी एसटी में, वो सवाल 92 में डिसाइड कर दिया गया इस केस के द्वारा। प्रमोशन में रिजर्वेशन वाले मसले पे यहाँ डिस्कशन हो चुका है। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये लैंडमार्क तो है ही जजमेंट, लेकिन उसके साथ में ही ये जजमेंट क्रिटिसाइज्ड भी है। और क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो देखिए, 50% सीलिंग लगाई गई, लेकिन 50% सीलिंग को ब्रीच किया जा सकता है कुछ परिस्थितियों के तहत। ठीक है। आपका प्रमोशन में रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, लेकिन लेजिस्लेचर ने क्या किया, 4A ऐड कर दिया।
ठीक है। तो इस तरह से कुछ बातें जो यहाँ पर रखी गई, फिर उन कुछ बातों को बदला भी गया, तो ये जजमेंट आज तक भी बार बार अपने ऊपर सवाल खड़ा करता रहता है, बार बार बहुत सारे सवालों का जवाब भी देता रहता है। एंड देयर फॉर इट स्टैंड एज अ वेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट इन द लीगल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंडिया और इन द जुडिशियल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंडिया, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रमुख, प्रख्यात जजमेंट आपका ये साबित हुआ है। चलिए, इसी के साथ में आपका ये सेशन यहाँ पर खत्म होता है, और स्कूप के इस एपिसोड में आई होप आप लोगों को मजा आया हो पूरी स्टोरी जानने में, क्योंकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। आई होप आप सबने ध्यान से सुना हो। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 13th ऑफ अक्टूबर से यानी कि मंडे से हम लेकर के आ रहे हैं यूपी एपीओ 2025 की तैयारी, जो कि आपको हम कराएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। चिन्मय सर, नीरज सर और मैं, हम तीनों 5 जो आपके लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाएंगे। ये सीरीज चलेगी 13 तारीख से निरंतर अगले 10 दिनों तक, जहां पर एक एक करके आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। 5 सब्जेक्ट्स हैं, 10 दिन है, और इन 10 दिनों में हम आपको पर डे 10 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, यानी कि बाय द एंड ऑफ 10 डेज यू विल हैव 100 कॉन्सेप्ट्स इन योर हैंड, हेल्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, इनकेस किसी को नहीं पता है तो एक सब्जेक्ट है आपका बीएनएस। शुरू हम बीएनएस से करेंगे 13 तारीख को, 13 और 14 को बीएनएस चलेगा जो कि चिन्मय सर पढ़ाएंगे। फिर चलेगा बीएनएसएस जो होगा 15 और 16 को। उसके बाद में नीरज सर आपको पढ़ाएंगे, नहीं, उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन 17 और 18 तारीख को। फिर नीरज सर आपको पढ़ाने वाले हैं बीएसए 22 और 23 को। उसके बाद में वो आपको पढ़ाएंगे पुलिस एक्ट ऑन 24th एंड 25th। सो ये है आपका पूरा का पूरा शेड्यूल। क्लासेस चलेंगी रात को 8:15 बजे से रात 10 बजे तक, एंड हर क्लास में आपको ऑन अ डेली बेसिस 10 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपके हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिएगा हमें, सो दैट आपकी तैयारी में हम आपका पूरा साथ दे सके। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। अगले केस का सजेशन आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गुड नाइट एवरीवन।